हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, आज हम गैर लाभकारी संस्थाओं के अंतर्गत एक क्रियात्मक प्रश्न हल करेंगे, जिसके द्वारा हम प्राप्ति भुगतान खाता, आय व्यय खाता और चिट्ठा बनाना सीखेंगे। यह क्रियात्मक प्रश्न इस प्रकार से है कि आपको गत वर्ष का चिट्ठा दिया गया है और कुछ सूचनाएं दी गई हैं प्राप्ति और भुगतान के संबंध में, और कुछ समायोजन दिए गए हैं, और इन सब सूचनाओं के आधार पर आपको प्राप्ति भुगतान खाता, आय व्यय खाता और चिट्ठा तैयार करना है। ठीक है बच्चों, तो सवाल हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, सवाल इस प्रकार से है कि लिटरेरी और कल्चरल सोसाइटी के निम्नलिखित विवरण से वर्ष 2020-21 के लिए प्राप्ति भुगतान खाता, आय व्यय खाता तथा 31 मार्च 2021 को एक चिट्ठा बनाइए। चिट्ठा एक दिया गया है पहले से, यह चिट्ठा गत वर्ष का है अर्थात 2020 का है, एज ऑन 31 मार्च 2020। तो इस चिट्ठे में लायबिलिटीज में दो मदें लिखी गई हैं। आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स अर्थात जो 2020 के अदत्त व्यय हैं वह कितने के हैं बच्चों, 850 रुपए के। ठीक है, तो गत वर्ष के व्यय का भुगतान इस वर्ष कर दिया जाएगा। कैपिटल फंड लिखा है 31,150 का, और संपत्ति की ओर लिखा है कैश एट बैंक, ये गत वर्ष की रोकड़ शेष है और चालू वर्ष में ये प्रारंभिक शेष कहलाएगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोग कितने का लिखा गया है, 20,000 का। अक्रूड इंटरेस्ट अर्थात जो ब्याज अर्जित हो चुका है लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है वह है 250 का। तो गत वर्ष में 250 रुपए का ब्याज जो अर्जित था, प्राप्त नहीं हुआ था, वह चालू वर्ष में हमको प्राप्त होने वाला है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अर्थात अदत्त चंदा, बकाया चंदा। बकाया चंदा वह चंदा है जो हमको प्राप्त हो जाना चाहिए था लेकिन अभी प्राप्त नहीं हुआ है, तो चालू वर्ष में प्राप्त होगा, ये 800 रुपये। लाइब्रेरी बुक्स दी गई है 2000 की। फर्नीचर एंड फिक्चर्स दिया गया है 2950 का। तो बच्चों, चिट्ठी का योग लगाया गया है और योग दोनों का बराबर है और वो है 32,000। इसके अलावा अर्थात चिट्ठी के अलावा कुछ सूचनाएं और दी गई हैं। तो पहली जो सूचनाएं हैं वह प्राप्ति के संबंध में है कि चंदे से प्राप्ति हुई है 5,000 की, मनोरंजन और व्याख्यान से प्राप्ति हुई है 2,000 की। मनोरंजन की जो प्राप्तियां हैं वो 2,000 की हैं। इसके अलावा प्रतिभूतियों की ब्याज से प्राप्तियां कितनी हैं, 950 की हैं। प्रवेश शुल्क से प्राप्तियां हैं 1,000 की, और पुरानी कुर्सियों की बिक्री से जो प्राप्ति है वह 150 की है बच्चों। भुगतान में लिखा है किराए का भुगतान किया है 1200 का, छपाई के जो भुगतान किया है वह 300 का, विज्ञापन पर व्यय जो की हुआ है वह 400 का हुआ है, और खुदरा व्यय पर हमने जो पेमेंट किया है वह कितने का किया है, 100 रुपए का। सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद पर हमने खर्चा किया है कितने का, 5,000 का। अर्थात हमारे पास पहले सरकारी प्रतिभूतियां 20,000 की थी, 5,000 की और खरीद ली तो 25,000 की हो जाएंगी। फिर अदत्त लेनदार जो थे हमारे कितने के थे, 850 के, तो पूरे का पूरा का पेमेंट कर दिया गया है। फर्नीचर के लिए हमने 800 रुपए का पेमेंट किया है, अर्थात हमने नया फर्नीचर खरीदा होगा। ठीक है, पुस्तकालय की पुस्तकों के लिए हमने 600 का और पेमेंट किया, अर्थात हमने 600 की पुस्तकें और खरीदी होंगी। मनोरंजन खर्चों के लिए हमने 1,000 रुपए का भुगतान किया है। ठीक है, तो 31 मार्च 2021 को जो अदत्त थे अर्थात ये समायोजन हैं, तो प्रतिभूतियों पर ब्याज 300 रुपये जो बकाया है अर्थात हमको प्राप्त नहीं हो पाया है तो अर्जित ब्याज कहलाएगा, अक्रूड इंटरेस्ट कहलाएगा। चंदे के 650 रुपये बकाया हैं, और छपाई के और किराए के कितने बकाया हैं, क्रमशः 150 और 200 रुपये बकाया है। तो बच्चों, आपको क्या क्या बनाना है, सबसे पहले आपको प्राप्ति भुगतान खाता बनाना है। तो बच्चों, बना लेते हैं प्राप्ति भुगतान खाता। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट कब बना रहे हैं उसकी डेट लिख दी जाएगी, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ठीक है, तो प्रारूप हम बना लेते हैं। ठीक है, इसमें 4 कॉलम होंगे अर्थात 2 पक्ष, एक रिसीट्स और अमाउंट, पेमेंट्स अमाउंट। तो इस प्रकार से जो 4 कॉलम बने हैं इसमें 2 पक्ष हैं, एक रिसीट्स का अर्थात प्राप्तियों का और भुगतान का। तो बच्चों, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्राप्ति भुगतान खाते में समस्त प्राप्तियों को, कौन सी प्राप्तियों को, समस्त प्राप्तियों को। अब ये प्राप्ति चाहे आयगत हो चाहे पूंजीगत हो, चाहे गत वर्ष की हो चाहे आगामी वर्ष की हो, और चालू वर्ष की तो लिखी जाएगी। ठीक है, उन सभी प्राप्तियों को प्राप्ति साइड में, और जो भी भुगतान है चाहे वो आगमगत हो चाहे पूंजीगत हो
चाहे किसी भी वर्ष से संबंधित हो, चाहे गत वर्ष, चालू वर्ष और आगामी वर्ष, सबको यहाँ पर लिखना है। लेकिन शुरुआत करनी है सबसे पहले रोकड़ शेष से। टू बैलेंस बीडी रोकड़ शेष लिखी जाएगी और रोकड़ शेष प्रश्न में आपको चिट्ठे के संपत्ति पक्ष की ओर कैसेट बैंक के नाम से लिखी हुई है 6000 की, तो हमने लिख दिया 6000। इसके बाद बच्चों जो भी प्राप्तियां हैं उन सभी को हम प्राप्ति पक्ष में लिखते जाते हैं। तो प्राप्तियां किस किस से हुई हैं देखते हैं। यहाँ पर चंदे की प्राप्तियां 5000 लिख देंगे, मनोरंजन व्याख्यान से प्राप्तियां 2000 इसको भी लिख देंगे, प्रतिभूतियों की ब्याज से प्राप्तियां 950 रुपये, प्रवेश शुल्क से प्राप्तियां 1000 रुपये, पुरानी कुर्सियों की बिक्री से प्राप्ति 150 रुपये। इन सभी प्राप्तियों को हम प्राप्ति पक्ष में लिख लेते हैं बच्चों, ठीक है। टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 5000, टू प्रोसीड्स फ्रॉम इंटरटेनमेंट्स एंड लेक्चर्स कितने का था 2000 का, ठीक है। टू एंट्रेंस फीस कितनी थी 1000 की, ठीक है। टू इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज कितने के थे 950 रुपए का इंटरेस्ट हमको प्राप्त हुआ था। टू सेल्स प्रोसीड फॉर ओल्ड चेयर था 150 रुपए का। इस प्रकार से हमने सभी प्राप्तियां लिख दी हैं। अब बात आती है भुगतान की, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें आगमगत भुगतानों को लिख लेते हैं, फिर पूंजीगत भुगतानों को लिख लेंगे। वैसे आप चाहें तो मिक्स करके लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा लिखने से आगमगत पहले लिख लिया और पूंजीगत बाद में लिख लिया, इससे एक फायदा होगा कि जब आप आय व्यय खाता बनाएंगे तो आपको पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये आगमगत प्राप्तियां हैं। इन सभी आगमगत प्राप्तियों को कहाँ ले जाया जाएगा आय व्यय खाते में ले जाया जाएगा, जबकि पूंजीगत प्राप्तियों को चिट्ठे में एडजस्ट किया जाएगा। तो बच्चों पहले हम भुगतानों को लिख लेते हैं जो आगमगत प्रकृति के हैं। तो रेंट कितने का 1200 का, ठीक है। प्रिंटिंग के कितने थे बच्चों देख लेते हैं, भूल गया हूं मैं, ये थे बच्चों 300 के, विज्ञापन 400 के, खुदरा व्यय 100 रुपये, ठीक है। ये सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद तो पूंजीगत मद होगी, ठीक है। और इसके अलावा है मनोरंजन खर्चों के लिए 1000 रुपये, ठीक है। तो क्या क्या लिखना है, किराया तो मैं लिख चुका हूँ, छपाई, विज्ञापन, खुदरा व्यय अर्थात ये कहलाएंगे पेटी डिसबर्समेंट, ठीक है। और मनोरंजन अर्थात इंटरटेनमेंट के एक्सपेंसेस को भी लिखा जाएगा। तो बच्चों हम लिख लेते हैं, प्रिंटिंग के 300 रुपये, एडवर्टाइजमेंट के 400 रुपये, पेटी डिसबर्समेंट के कितने हैं 100 रुपये, और जो इंटरटेनमेंट के एक्सपेंसेस हैं, कॉस्ट ऑफ इंटरटेनमेंट है वह है 1500 रुपये। इन पांचों का योग कर लेते हैं तो बच्चों योग आता है 3500 रुपये। इसके बाद जो अन्य भुगतान है इनको हम पूंजीगत भुगतान भी कह सकते हैं, तो लिख देते हैं बाय कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कौन कौन से हुए हैं, ये हुए थे आपके बच्चों, एक तो यहाँ पर हमने भुगतान, ठीक है। तो भुगतानों में ये था फर्नीचर का भुगतान किया है, पुस्तकालय की पुस्तकों के लिए भुगतान किया है, और सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद का भुगतान किया है 5000, ठीक है। तो इनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी है 5000 की, इसके बाद फर्नीचर खरीदा है 800 का, और लाइब्रेरी बुक्स खरीदी है 600 की। तो इनका टोटल आ जाता है 6400 रुपये। इसके बाद अगर कोई अन्य भुगतान रह गया है तो उनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो और क्या भुगतान रखा गया है, जो गत वर्ष के आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर से उनका भी भुगतान किया गया है, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं बाय पेड टू आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स, ठीक है। कितने के थे बच्चों, ये थे 800 के थे, और पूरे 800 का पेमेंट कर दिया गया है। तो बच्चों यहाँ लिख देते हैं 850 रुपये, 850 का पूरा भुगतान कर दिया गया, तो पूरा हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है बच्चों। इसके बाद कोई मद नहीं रह गई है, अतः हम दोनों पक्षों का योग कर लेते हैं। और बच्चों योग किस पक्ष का योग अधिक आएगा, रिसीट्स एंड पेमेंट में हमेशा डेबिट साइड अर्थात रिसीट्स का योग अधिक आएगा। कितना आ रहा है 15100, और हम यहाँ पर क्रेडिट का योग भी कर लेंगे और 15100 में से घटा देंगे, तो अंतर की राशि आ जाएगी अंतिम रोकड़ शेष, यह आ रही है 4350। और इस प्रकार से दोनों पक्षों का योग जो है वह 15100 हो जाएगा। आप बच्चों इसका योग लगा के देख लीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों अब हम अगला खाता बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। तो इसमें जो है एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, इस प्रकार से
कॉलम खींचे जाते हैं। तो सबसे पहले एक्सपेंडिचर को हम लिख लेंगे बच्चों यहाँ पर, कहाँ पर, डेबिट साइड, और इनकम को कहाँ लिख देंगे, क्रेडिट साइड। ठीक है, तो हमने जो प्राप्ति भुगतान खाता बनाया है उसी प्राप्ति भुगतान खाते की सहायता से क्या करेंगे हम, ये जो प्राप्ति भुगतान खाता है इसमें जितने भी एक्सपेंडिचर हैं, तो देखिएगा बच्चों हमने यहाँ इसीलिए लिख लिया था अलग अलग करके कि इसमें कौन से सिर्फ एक्सपेंडिचर लिखे जाएंगे जो कि रिवेन्यू नेचर के हैं, आगमगत प्रकृति के हैं। तो हमने आगमगत को अलग लिखा है और कैपिटल को अलग लिखा है, पूंजीगत को अलग लिखा है। ठीक है, तो ये जो 5 मदें हैं कौन कौन सी, रेंट, प्रिंटिंग, एडवर्टाइजमेंट, पेटी डिसबर्समेंट और कॉस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इनको हम कहाँ लिखेंगे, एक्सपेंडिचर साइड लिखेंगे। सबसे पहले क्या है, रेंट, तो बच्चों हम रेंट को लिख लेते हैं। टू रेंट कितने का है, 1200 का, और इसका समायोजन आपको प्रश्न में दिया गया था। तो क्या समायोजन था कि भैया 200 रुपए का किराया जो है बकाया था, तो इस 200 को जोड़कर लिख दिया जाएगा। तो लिखते हैं एड आउटस्टैंडिंग कितना, 200 रुपया भैया, और जोड़ा हमने, तो बच्चों इसका जोड़ जो आता है वह 1400 रुपये आ जाता है। इसके बाद अगला क्या व्यय है, वह आपका अगला व्यय जो है हमारा है प्रिंटिंग, फिर एडवर्टाइजमेंट, तो अब लिख लेते हैं हम बच्चों प्रिंटिंग को। ठीक है, तो ये हमने लिखा टू प्रिंटिंग, प्रिंटिंग है 300 रुपये का, इसका भी बकाया 150 रुपये, तो हमने जोड़ के लिख दिया एड आउटस्टैंडिंग 150 रुपये। बच्चों अगर आप भूल गए हो तो ये देख लीजिएगा 150 रुपये जो है छपाई का बकाया है। ठीक है, तो इसको हमने बच्चों लिख दिया है 150 रुपये और जोड़ दिया तो ये आ गया 450 रुपये। इसके बाद अगला जो व्यय है वह एडवर्टाइजमेंट का, तो दिया टू एडवर्टाइजमेंट, इसका कोई समायोजन नहीं लिखा है तो हमने सीधी राशि अमाउंट वाले कॉलम में लिख दी। फिर है पेटी डिसबर्समेंट जो खुदरा व्यय के 100 रुपये है, और इंटरटेनमेंट पर जो कास्ट है वह कितनी आई थी, 1500 रुपये, तो हमने यहाँ पर व्यय लिख लिए हैं। ठीक है, और कोई व्यय है तो उसको हम ढूंढ के बाद में लिख लेंगे। अब लिख लेते हैं इनकम को, तो जो भी रेवेन्यू नेचर की इनकम है उनको यहाँ पर लिखा जाएगा, आगमगत प्रकृति की जो आय है उनको यहाँ पर लिखना है। तो बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, तो बच्चों अब यहाँ पर ध्यान आपको रखना है कि सिर्फ इस वर्ष से संबंधित इस जो सब्सक्रिप्शन चंदा है उसको ही यहाँ पर लिखा जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं पहले इनर कॉलम में, जो 5000 का पेमेंट किया था हमने वह हमने इनर कॉलम में लिख लिया है। अब इसमें से जो गत वर्ष की प्राप्ति होगी उसको घटाया जाएगा। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम सवाल निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिखा था, ठीक है, चंदे के बारे में, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 800, ये गत वर्ष का चंदा बकाया था 2020 में, ये चंदा जो है वह हमको 2021 में प्राप्त हो गया होगा। लिखा नहीं है सवाल में भले ही, लेकिन ये अंडरस्टूड है, ये सामान्य ज्ञान की बात है कि आप समझ है कि भैया जो भी चंदा है, ऐसा तो होता नहीं है कि बकाया हो गया तो वो कभी प्राप्त नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर अमूमन वो प्राप्त हो जाता है। तो इसी आधार पर इस चंदे को हम ये मानेंगे कि 800 रुपये का चंदा जो है वो हमें इस वर्ष में अर्थात 2020-21 में प्राप्त हुआ है, जिसकी राशि इस 5000 में शामिल है। अगर राशि 5000 में शामिल है तो घटा के लिखी जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर हम घटा देंगे लेस आउटस्टैंडिंग, जो सब्सक्रिप्शन है प्रीवियस ईयर का, कितने का आउटस्टैंडिंग था बच्चों, 800 रुपये का, इसको घटाएंगे, और जो गत वर्ष का आउटस्टैंडिंग होगा सब्सक्रिप्शन उसको जोड़ देंगे। तो गत वर्ष का कितना है, 650 है। ठीक है, कितना था देख लेते, एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि भैया ये देखिएगा, ठीक है, चंदा 650 रुपये कैसा था, अदत्त था, तो हमने यहाँ पर जोड़ के लिख दिया, और इसको जोड़ा तो कितना आ गया, 4850। ठीक है, 5000 था उसमें से 800 घट गया और 650 जुड़ गया तो ये आ गया 4850। इसके बाद अगली जो प्राप्ति हुई थी वह हुई थी प्रोसीड फ्रॉम इंटरटेनमेंट एंड लेक्चर, और इसका कोई समायोजन नहीं है तो सीधी राशि हम यहाँ पर लिख देंगे 2000 रुपये। आगे लिखते हैं इंटरटेनमेंट फीस, सॉरी इंट्रेंस फीस। ठीक है, क्या थी, प्रवेश शुल्क की राशि थी। प्रवेश शुल्क की राशि कितनी थी बच्चों, यह थी 1000 रुपये। इसके बाद क्या रह गया है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, कितना था, 950 रुपये मिला था, लेकिन यहाँ पर भी ध्यान रखना होगा कि इस 950 में गत वर्ष का भी शामिल है तो घटाया जाएगा, और चालू वर्ष का अगर बकाया है तो उसको जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये 950 है, और देख लेते हैं बच्चों गत वर्ष का चिट्ठा यहाँ पर था
अक्रूड इंटरेस्ट 250 रुपये कैसा था, ब्याज बकाया था, ठीक है, जो हमको प्राप्त नहीं हो पाया था, इस वर्ष प्राप्त हो गया होगा, इस 950 में शामिल है तो घटा देंगे। और देखिएगा बच्चों यहाँ पर प्रतिभूतियों पर ब्याज 300 रुपये चालू वर्ष का 2021 का बकाया है, प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है, तो इसको आय के रूप में तो माना जाएगा, तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आय के रूप में इसको लिख लिया जाएगा, ठीक है। तो घटा लेते हैं पहले गत वर्ष का अक्रूड इंटरेस्ट कितने 250 रुपये, और जोड़ लेंगे गत चालू वर्ष का जो अक्रूड इंटरेस्ट है उसको जोड़ लेंगे 300 रुपये, और इसको हल किया तो ये हमारा आ जाता है 1000 रुपये। इस प्रकार से बच्चों हमने सभी इनकम और सभी एक्सपेंडिचर जो रेवेन्यू नेचर के थे और जो चालू वर्ष से संबंधित थे, कुल मिलाकर आपको ये समझना है कि जो व्यय चालू वर्ष का है, चाहे वो मिला हो चाहे ना मिला हो, उसको लिखना है। और यदि कोई आय गत वर्ष की है या आगामी वर्ष की है, वो प्राप्त हो गई है, तो उसे आय नहीं माना जाएगा, उसको अलग कर दिया जाएगा, ऐसे ही व्यय है, ठीक है बच्चों। तो अब हम दोनों पक्षों का योग कर लेते हैं, और योग लगाकर हमको पता चल रहा है कि क्रेडिट का योग जो है इनकम का योग अधिक है, कितना है 8850। यहाँ पर योग कम है, इसका योग लगाकर 8850 से घटाया बच्चों हमने, और अंतर की राशि को लिखा टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, अर्थात यहाँ पर एक्सेस किसका है, इनकम का, इनकम का अधिक है, इनकम अधिक है, एक्सपेंडिचर कम है। और बच्चों यदि एक्सपेंडिचर अधिक होते तो डिफिसिट होता, तो उसको हम क्रेडिट साइड लिख देते। तो ये कितना आ रहा है 5000 रुपये, ठीक है बच्चों। अब हमने दो खाते बना लिए हैं, प्राप्ति भुगतान खाता बना लिया है और आय व्यय खाता बना लिया। अब बच्चों हम आ जाते हैं अंतिम पड़ाव पर, और वह क्या है, बैलेंस शीट। तो बच्चों हम बनाते हैं अब बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ऑफ द पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल की बैलेंस शीट बना रहे हैं हम, ठीक है, एज ऑन 31 मार्च 2021, ठीक है। तो बना लेते हैं बैलेंस शीट, लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट। अब बच्चों जो भी लायबिलिटीज हैं, इसमें सबसे पहले हम पिछला चिट्ठा देख लेते हैं, उन्हीं मदों को उसी क्रम से लिखेंगे ताकि हमसे कोई गलती ना हो। सबसे पहले क्या है, आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स, तो लिख लेते हैं सबसे पहले आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स। कितने के होंगे बच्चों, जो भी हमारे अदत्त व्यय थे, कितने के अदत्त व्यय थे, 150 रुपये छपाई के थे और 200 रुपये किराए के थे, कितने हो जाते हैं 350 रुपये। तो यहाँ लिख दिया बच्चों हमने 350 रुपये, किस किस के हैं, किराए के हैं और प्रिंटिंग के हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद लिख देंगे हम कैपिटल फंड, कितने का था 31,150, और इसमें जो एक्सेस आया है उसको जोड़ लिया जाएगा। एक्सेस कितने का आया था 5000 का, और जोड़ के आ गया हमारा 36,150, ठीक है। अब यहाँ पर कोई मद नहीं बचती है, तो हम आ जाते हैं संपत्ति पक्ष में, और संपत्ति पक्ष में सबसे पहले लिखेंगे हम कैश एट बैंक। तो बच्चों कैश एट बैंक लिख लेते हैं, कितने का है, ये हमको कहाँ से मिलेगा, ये मिलेगा बच्चों आपको किससे, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट की, कहाँ पर, अंतिम, ठीक है। कितना आया था 4350, मतलब प्राप्ति भुगतान खाते का जो अंतिम शेष है वही अंतिम रोकड़ शेष है, और उसी को तो जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें रोकड़ शेष में लिखेंगे, तो 4350 ये लिख लेते हैं बच्चों हम, यहाँ लिख दिए हमने 4350। इसके बाद है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कितने के थे हमारे पास 20,000 के थे, 5,000 के और खरीद लिए तो टोटल हो गए 25,000, मैंने सीधा जोड़ के लिख दिया है। फिर लिखते हैं अक्रूड इंटरेस्ट, तो गत वर्ष का जो था वो तो हमने पेमेंट कर दिया है, तो चालू वर्ष का कितना अक्रूड इंटरेस्ट है, तो बच्चों ये हम लिख चुके हैं पहले ही, यहाँ पर देखिएगा कितना था ये अक्रूड इंटरेस्ट चालू वर्ष का 300 रुपये, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 300 रुपये, ठीक है। अगली संपत्ति क्या है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 800 का था, ये 800 जो थे ये हमने चालू वर्ष में पेमेंट कर दिया, और जो चालू वर्ष का अक्रूड सब्सक्रिप्शन है वो कितने का है 650 का, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना 650 रुपये, ठीक है बच्चों। अगली जो संपत्ति है लाइब्रेरी बुक्स है, कुछ पहले से थी कुछ हमने खरीद ली, 2000 की पहले से थी, 600 खरीदी तो एक वही 2600 की। फिर है फर्नीचर एंड फिक्चर्स, तो बच्चों इसमें देखना होगा कि हमारे पास
2950 के थे, ठीक है, 2950 के थे, उसमें से 150 के बेच दिए, 800 के खरीद लिए और हमने इसको हल किया तो आ गए 3600। आगे है, कोई मद नहीं बची है बच्चों अब, तो दोनों पक्षों का योग कर लेते हैं और योग लगाया तो योग बराबर आना चाहिए। ये योग आ गया है 36,500 असेट्स का और इतना ही आना चाहिए लायबिलिटीज का, और ये आ गया है 36,500। तो बच्चों इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो लेक्चर में प्राप्ति भुगतान खाता, आय व्यय खाता और चिट्ठा बनाना सीखा है। ठीक है, तो इसी के साथ ये सवाल समाप्त होता है। बच्चों आशा है कि ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और यदि समझ में आई है तो आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, और अगर समझ में नहीं आई है तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, और तब भी समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं कि क्या आपकी समस्या है। मैं उस परिप्रेक्ष्य में एक नया वीडियो बनाकर आपकी सेवा में प्रस्तुत कर दूंगा। धन्यवाद बच्चों।